आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी स्पेशल टॉपिक की जिसका नाम है बीआरएस। जी हाँ, कभी कभी हमारे बिजनेस में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी बैंक के पासबुक और कैश बुक में हमारी मैच नहीं करती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और महीने के अंत में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट निकाल लेते हैं बैंक से। कभी कदा वो स्टेटमेंट टैली होता है और कभी कदा स्टेटमेंट वो मैच नहीं कर पाता। तो यही कुछ वजह होती हैं जिससे हमारा बैंक का और हमारी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो मैच नहीं कर पाता। तो आइए इसको समझते हैं गौर से और क्या किन तरीकों से हम अपनी कैश बुक को बैंक के पासबुक से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। के बारे में बैंक पासबुक और कैश बुक में होने वाले अंतर को समझे। बीआरएस जिसका फुल फॉर्म होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट और कैश बैंक के जो हमारी जो कैश बुक होती है, अगर उसका बैलेंस आपको नहीं मिलता है या नहीं मैच करता है तो आप क्या करेंगे, तो आप बीआरएस को प्रिपेयर करेंगे। कैश और पासबुक के शेष में होने वाले अंतर को मिलाने के लिए जो लेखे तैयार किया था उसे हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो कैश और पासबुक के जो शेष होते हैं, जिन जिन कारणों से अंतर होता है उसे व्यक्त करने के लिए जो लेखा तैयार किया था उसे हम लोग अधिकोष समाधान विवरण भी कहते हैं। जी हाँ, कभी ना कभी हमें उस अंतर को डिक्लेयर करना पड़ता है या फाइंड करना ही पड़ता है। तो उस फाइंड करने के लिए मेथड को भी हम लोग बीआरएस का नाम दे देते हैं। बीआरएस जो होता है एक ऐसा लेख होता है जो कैशबुक और पासबुक के शेष हुए अंतर को मिलाने के लिए तैयार किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यवसायी किसी न किसी बैंक में एक चालू खाता जरूर खोला करता है। अब चालू खाता जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें कोई भी हमारा इंटरेस्ट नहीं मिलता है और चालू खाते में क्या होता है, करंट अकाउंट की बात करें जिसे हम करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी कोई लिमिट नहीं होती है। जी हाँ, उसमें वाकई अगर रुपया जमा भी करता है तो रुपया निकाला भी जा सकता है। किसी से चेक प्राप्त होने पर उसे बैंक में जमा भी करते हैं और बैंक में जमा करने के बाद उसे चेक पेमेंट भी के रूप में दे सकते हैं। तो चेक पाने वाले व्यक्ति को बैंक द्वारा रुपया दिया जाता है और चेक जिसके नाम लिखा जा रहा है उसके पास पैसा जा भी रहा है। तो जी हाँ, दोनों ही तरीके से क्या हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है और हमारे पास कहीं ना कहीं चीज़ों में कमी भी हो रही है। तो चलिए बात करते हैं कैश और पासबुक की। व्यवसायी और बैंक के बीच जो लेन देन होता है उसे व्यवसाय भी अपनी बही में लिखता है। बही आप जानते हैं जिसे हम लोग कैश बही बोलते हैं या हम बोल सकते हैं हिसाब बही बोलते हैं, और बैंक भी अपनी बही में लिखता है। डेट मीन्स बैंक पासबुक में लिख लेता है। अब कैश बुक और पासबुक में दोनों बहियों में एक ही तरह के लेन देन को दिखाया जाता है। यदि ये दोनों बहियों का शेष, डेट मीन्स कैश बुक और पासबुक का अगर शेष एक समान होता है अब तो बीआरएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये बैलेंस को मिलाने में कोई गलती होती है या कोई अंतर पाया जा रहा है तो इसमें जो भी अंतर पाया जाएगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग बैंक अधिकोष समाधान विवरण में तैयार करके इसका एक लेखा बना लेंगे और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसका बैंक से रिकंसिलिएशन का एक फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जिससे कि आप देख रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पर क्या है, जब आप कैश बुक का काम करेंगे तो यहाँ पर देखिए चेक लिखी हुई है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब चेक हमने इशू कर दी लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुई है, तो हमने उसको ऐड करा हुआ है। और लेस करा हुआ चेक डिपॉजिट हो गई है लेकिन अभी तक हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं हुई है। दैट मीन्स हमने चेक जाके डिपॉजिट कर दी है और अभी हमारे पास में पैसा क्या हो गया, हमने कम तो कर दिया है लेकिन हमने अपनी तरफ से जाके बैंक में जमा कर दिया पैसा, लेकिन क्या हुआ, बैंक वाले ने अभी तक अपने में उसको क्रेडिट नहीं करा हुआ है। दैट मीन्स तो उसमें क्या हो गया, लेस हो गई है। दैट मीन्स बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपका यहाँ पर शो होगा और बैलेंस एज पर कैश बुक आपका यहाँ पर शो होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो चेंजमेंट भी हो सकते हैं, ऊपर कभी बैंक भी आ सकता है और नीचे कभी कैश भी आ सकता है। तो दोनों ही सूरतों में इसके अलग अलग ये होता है, बट देखा जाए तो टोटल हमारा फॉर्मेट ऐसा ही बन के तैयार होता है। आइए बात करते हैं कुछ इसके रूल्स और कंसेप्ट होते हैं बीआरएस के, बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर कैश बुक हमें बढ़ानी है, जैसे सपोज हमने देखा कि कैश बुक हम पासबुक मिला रहे हैं और हमारे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो हमें कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैश बुक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेम ये चीज़ अगर कैश बुक को कम करना है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। मगर बैंक वाले क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे, और बैंक वाले घटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ दोनों सूरतों में कैश और बैंक का जो काम होता है वो क्या होता है, थोड़ा अपोजिट चलता है। तो जैसे कि आगे बात करते हैं, अब एक एग्जाम्पल से आई थिंक इसको और क्लियर कर लेंगे हम लोग। जैसे सीएम शुक्ला ने बैंक में 2000 रुपये 20,000 रुपये का जो है हमारा अमाउंट जमा कराया और बैंक के ऊपर कर्ज चल गया 20,000 रुपये का, मतलब 20,000 रुपये बैंक को चुकाना पड़ेगा। अब लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाता है, तो आपको पता ही है जो चीज़ें सीएम शुक्ला के लिए एसेट्स हैं वो बैंक के लिए क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई। अब एसेट्स कैसे हुई, सीएम ने अपने अकाउंट में जमा करा तो सीएम के लिए क्या 20,000 रुपये की सेफ्टी बनी रहेगी, लेकिन बैंक को 20,000 रुपये कभी ना कभी देने पड़ेंगे, तो बैंक के लिए क्या लायबिलिटी है। अब दोनों ही दूसरे केस में क्या होता है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिला दो।
पहली सूरत तो ये होती है। अब अगर बैलेंस मैच कर गया तो हमारी क्या होगी, बीआरएस बिल्कुल सही बनेगा। अगर बैलेंस नहीं मैच करा तो क्या, तो हमारा क्या होगा कि हमें फाइनली उसको बीआरएस को मैच करने के लिए क्या करना, तीसरे मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, इसको मंथली बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। जब कभी भी ऐसी कोई नौबत आती है तो हम लोग मंथली इसका स्टेटमेंट निकाल लेते हैं और मंथली स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो बीआरएस के कुछ डिफरेंस होते हैं, हमारे यहाँ बैंक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट में क्या अंतर आता है उसका कारण जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ बैंक खाते में जो भी एंट्री हुई है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे चेक कराना पड़ेगा। और बैंक स्टेटमेंट में अगर एंट्री है लेकिन हमारे यहाँ बैंक खाते नहीं दिख रही है तो अभी हमें उसे चेक करना पड़ेगा। तो दोनों सूरतों में क्या होता है, हमें अपने स्टेटमेंट को सही तरीके से चेक करना जरूरी बनता है। आइए बात करते हैं, कुछ इसके रूल्स और होते हैं जो कि हमारे बन जाते हैं। हमारे यहाँ बैंक खाते में एंट्री है मगर बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है। अब अगर बैंक खाते में आपकी एंट्री हो रही है, बैंक स्टेटमेंट नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, आप इसको कैसे चेक करेंगे। तो हमारे द्वारा चेक जारी किया गया मगर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, तो आप क्या करेंगे, इसे आप चाहें तो प्लस भी कर सकते हैं। कलेक्शन है तो बैंक में जमा किए गए चेक ड्राफ्ट आदि का कलेक्शन ना हुआ हो, आपने अब कुछ आप बैंक में जाके जमा कराएं, आपको पता है कि हमको ये चीज़ जमा करनी, तो आपने क्या कर दिया, अपने से लेस कर दी लेकिन वहां पर अभी जमा नहीं हुई है, तो ये भी इसका रीज़न है। चेक हमारे यहाँ खाते में डेबिट किए गए हैं परंतु बैंक में कलेक्शन और क्लियरिंग नहीं हुई है। और क्लियरिंग करना बैंक का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे हम सपोज कोई चेक देते हैं तो चेक हमारी 3 दिन में क्लियर होती है, तो 3 दिन का जो समय लगता है वो हमारा चेक को क्लियरिंग करने लगता है। ऐसे सेकंड कॉन्सेप्ट पे अगर बैंक स्टेटमेंट में अगर एंट्री है मगर हमारे यहाँ बैंक खाते में नहीं है तो बैंक क्या करेगा, उसे डेबिट करेगा एक्सपेंस के द्वारा, बैंक द्वारा दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, कस्टमर द्वारा बैंक का सीधे भुगतान किया जाएगा और क्लियरिंग होती चेक बैंक में जमा किया जाएगा। किंतु हमारे यहाँ बैंक अकाउंट में डेबिट करना ना भूल गए, अगर बैंक में डेबिट करना भूल गए तो क्या होगा, क्लियरिंग इससे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। तो दोनों ही सूरतों में क्या होता है, बैंक का डेबिट और क्रेडिट करने का तरीका जो होता है बहुत ही अलग तरीके का होता है। तो इसीलिए वो लोग 3 दिन का अपना प्रोसीजर बना के चलते हैं किसी भी चेक को लेने के बाद। आइए बात करते हैं अब इसके आगे हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी हुई है। इस प्रॉब्लम के थ्रू आई थिंक आप बीआरएस के बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन टू बैलेंसेज। दैट मीन्स अगस्त 31 का हमारे पास है। हमारे यहाँ पर 4 स्टार प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी हमारी, बैंक ओवर दैट मीन्स बैंक में हमारे क्या है, जो हमारा पैसा है वो हमारा ओवर लिमिट है, दैट मीन्स 17,000 रुपये की है। अब चेक हमने इशू करी बट नॉट एंड इन कैश ड्यूरिंग द अगस्त 2002 रुपीज़ की। डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक 2003 रुपीज़ की। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक 500 रुपीज़ की। चेक डिपॉजिट एज पर द बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटाइटल्ड इन कैश बुक 3400 रुपीज़ की। ये सारी जितने पॉइंट लिखे हैं आप इनको समझ भी सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की। तो हमारे देखिए क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इज कैश बुक, कैश शॉर्ट हमारे पास हो गई 1000 रुपये से। क्लब जो हमारे के लिए क्लब से बैंक ने क्लब का डायरेक्टली पेमेंट दे दिया है, उसके लिए कितना हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा है, हमारा इंस्ट्रक्शन जो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ हमारा कैश बुक में 1200 रुपये था वो हमें दिखाना पड़ेगा। अनकैटेड जो हमारा बैंक चेक हुआ है वो ड्यू टू आउटस्टेशन हो गया 3,900 रुपये का। तो इन सभी सूरतों को लेके हम लोग क्या करते हैं, इन सभी जो पॉइंट्स हैं इनको लेके हम क्या करेंगे, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करेंगे। तो चलिए देखें, फॉर्मेट तो आप समझ चुके हैं, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन को इस तरीके होता है, यहाँ पर कैश कॉलम और बैंक कॉलम बना लेंगे। अब डिविडेंड 2300 रुपये का था, इंटरेस्ट एरर हमारे 500 रुपये की थी, डिपॉजिट 3400 रुपये हुआ था, कैश शॉर्ट 1000 रुपये की थी और ड्यू पेड कितना था 1200 रुपये का था। और यही चीज़ अगर देखा जाए तो बैंक का ओवर बैलेंस कितने का था 17,000 का था। अनलीज देखा जाए कैश हमारे पास कितना था 2200 रुपये का था और अनक्रेडिटेड हमारे पास कितना था 33,900 रुपीज़ का। दैट मीन्स अब अगर देखें तो हम इसके 4 स्टार प्राइवेट लिमिटेड का एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर डालेंगे डेट उसकी और यहाँ पर डालेंगे जो हमारा ओवर डेट लिमिट है हमारी, कि ओवर डेट लिमिट कितनी हमारी 17,000 रुपये की। अब हमें ऐड क्या क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप खुद देख रहे हैं कि हमने इशू कर दी लेकिन हमारे यहाँ क्या हुई, कैश में नहीं हुई है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको कैश में रखेगा तो ऑब्वियस बात उसको ऐड कर देगा। डिविडेंड हमारे पास से क्या हुआ, बैंक ने शेयर में दे दिया, कलेक्ट करा हुआ है, तो डिविडेंड क्या करेगी, उसको ऐड ऑन करेगी। इंटरेस्ट कोई भी हमारा चार्ज हुआ है, 2 बार चार्ज हुआ है या 3 बार चार्ज हुआ है या साल भर चार्ज होता रहा है, डजेंट मैटर, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर हमारी कोई चेक है जो डिपॉजिट हुई है और नॉट एंटर्ड हुई है हमारी कैश बुक में, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब हम इसका ऐड करेंगे तो उसके क्या करेंगे, इसके टोटल को हम लोग लिख देंगे उसके सेकंड कॉलम पे, दैट मीन्स 8400 इसका टोटल कॉलम हमारा। और इसको हम क्या करेंगे 17,000 में हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट मीन्स टोटल हमारा जो बैलेंस बनेगा वो कितना 25,400 बन जाएगा। अगेन अब हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे थे जिन्हें हमें लेस भी करना है। तो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस था हमारा बैंक कॉलम का, ये हमारा कैश बुक में जो कैश शॉर्ट हो गई हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कैश शॉर्ट हमारी कितनी हुई, 1000 रुपये से हुई थी, 1000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्लब्स हमारे जो हमारा डायरेक्टली बैंक से पेमेंट कट गया तो कितना कटा था, 1200 रुपये कटा था, तो हमें अपनी कैश बुक में भी कम करना पड़ेगा उसको, तो हमें 1200 रुपये दिखाने पड़ेंगे। अनक्रेडिटेड हमारा चेक ड्यू हुआ है ऑडिटेशन के थ्रू 3900, सपोज उस डेट को हम लोग क्या थे, यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो हमारा जो ये टोटल होगा
का हमारा कितना आएगा, ये 6100 आएगा। और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर अबव लिखे जो हमारा ऊपर लिखा है बैलेंस, हम उससे क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। डेट मीन्स हमारा जो बैलेंस आएगा वो कैशबुक कितना आ जाएगा, 19,300 रुपये आ जाएगा। तो आई थिंक आप इसी तरीके की एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया अभी आपको, आप इन्हीं एग्जाम्पल्स का यूज़ करके, इन्हीं रूल्स को फॉलो करके, इन्हीं फॉर्मेट्स को समझ के आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर।